रात के 2 बजे तेज मूसलाधार बारिश के बीच अचानक ही किसी युवती के चीखने की तेज आवाज उस बंगले में गूंज उठी, लेकिन उस चीख की आवाज तेज मूसलाधार बारिश की आवाज में खोसी गई। तभी एक के बाद एक होती फायरिंग की धमाकेदार आवाज से बंगले की दीवारें हिल उठी। बंगले के कंपाउंड में अपनी छोटी सी कॉटेज में सोया नौकर शेर सिंह अचानक ही एक तेज धमाके की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने अपने पलंग के पास रखी ललटन की रोशनी थोड़ी सी बढ़ाई और घबराई आवाज में बोला, हे भगवान, ये इतनी रात में इतना तेज धमाका कैसा? कहीं कोई दुश्मन का हमला तो नहीं हो गया इस इलाके में? फिर वो पलंग से उठ के धीरे धीरे चलता हुआ कॉटेज के दरवाजे के पास आया और अपने कंबल को अच्छे से ओढ़ते हुए कॉटेज के दरवाजे को थोड़ा सा खोला। लेकिन दरवाजा खुलते ही ठंडी भीगी हवाओं से उसका बूढ़ा शरीर कंपा उठा। उसने कुछ देर ध्यान से देखा, फिर जब उसे कुछ नजर नहीं आया तो उसने फटाक से कॉटेज का दरवाजा बंद किया और तेजी से चलते हुए अपने पलंग पर आकर कंबल ओढ़े लेट गया। उधर कॉटेज के ठीक सामने बने बंगले के अंदर बेडरूम में एक हसीन अंग्रेज युवती सिल्क की जीनी नाइटी पहने फर्श पर बैठी हुई सिसक रही थी। उसके पास ही एक अंग्रेज युवक बैठा हुआ व्हिस्की पी रहा था। उस युवक का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा था और वो बार बार अपने एक हाथ में पकड़ी गन को उस युवती के ऊपर घुमा रहा था। तभी वो युवती रोती हुई बोली, Please dear, please listen to me. Please give me a chance. Wilson, I have not done anything wrong. विल्सन ने व्हिस्की का एक बड़ा घूंट ले ग्लास नीचे बैठी उस युवती पर फेंक दिया। फिर एक झटके से नीचे झुक के उस युवती के बालों को खींचते हुए गुर्राया। You are a cheater and I never forgive a cheater. अंग्रेज युवक ने अब उस युवती को ठोकर मार के नीचे फर्श पर धकेल दिया। फिर अपनी बंदूक की नली उस युवती की ओर कर एक के बाद एक फायर करने लगा। बंगले के बाहर बनी अपनी कॉटेज में सोया शेर सिंह अब एक के बाद एक होते धमाके की आवाज सुन बुरी तरह से घबरा उठा। उसने जल्दी से अपना कंबल सिर से ओढ़ा और फिर लालटेन पकड़ के तेजी से भागते हुए बंगले के मेन डोर के पास जाके जोर से चिल्लाने लगा, मेम साहब, ये धमाके की आवाज कैसी आ रही है? आप ठीक तो हो ना? तभी बंगले का मेन डोर खुला और अंग्रेज युवक बाहर खड़े शेर सिंह से बोला, अंदर आ जाओ। अपने सामने खड़े विल्सन को देखते ही शेर सिंह बुरी तरह से घबरा के बोला, आप कब आए साहब जी? आप तो सरकारी काम से बंबई गए थे ना? विल्सन ने गुस्से भरी आवाज में जवाब दिया, You scoundrel! तुम्हें तो मैं अपना वफादार समझता था, पर तुम तो नमक हराम निकले। मेरी पीठ पीछे यहाँ मेरी बीवी अपने यार को बुला के ऐशा कर रही थी और तुमने मुझे इस बात की खबर तक नहीं होने दी। क्यों? कितने पैसे दिए थे तुम्हें रोजलिन ने अपना ये पाप छिपाने के लिए? शेर सिंह की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। वो डर के मारे कांपते हुए सीधे विल्सन के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, लेकिन सरकार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कोई पैसे नहीं लिए मेम साहब से। मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि आप किस पाप को छिपाने की बात कर रहे हैं। मैं कैसे आपसे या मेम साहब से कोई नमक हरामी वाली बात कर सकता हूँ? हमारा यकीन कीजिए सरकार, हम तो हर तरह से आपके एकदम वफादार हैं। विल्सन अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, ओके ओके, अब बातें बंद करो और चल के दिखाओ अपनी वफादारी। आओ मेरे साथ बंगले के अंदर और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाओ। अगर एक भी आवाज निकाली तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। समझ गए ना मेरी बात? शेर सिंह उठ के खड़ा हुआ और चुपचाप विल्सन के पीछे पीछे बंगले के अंदर चल दिया। लेकिन वो जैसे ही बेडरूम के पास पहुंचा तो डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा। सामने ही बेडरूम के दरवाजे के बिल्कुल करीब एक युवक की खून में डूबी लाश पड़ी थी और उससे कुछ ही दूरी पर रोजलिन खून से लथपथ पड़ी थी। एक साथ दो लाशें देख शेर सिंह के तो होश ही उड़ गए। वो अभी थरथरा के नीचे गिरने ही वाला था कि तभी विल्सन ने उसके कंधे पर हाथ रख एकदम ठंडी आवाज में कहा, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? चलो ये बेड पर बिछी चादर लो और इन लाशों को उसमें लपेट दो। फिर दोनों मिलकर इन्हें उठाकर बाहर पीछे वाले गार्डन में ले चलते हैं। वहां एक बड़ा गड्ढा खोदकर इन्हें दबा देते हैं। इस तेज बारिश की वजह से जमीन में गड्ढा खोदना बहुत इजी होगा। शेर सिंह फिर वैसा ही करता गया जैसा विल्सन उसे करने के लिए कहता गया। उन दोनों ने मिलकर घर के पीछे वाली जमीन के अंदर
दोनों लाशों को दफन कर दिया। जब शेर सिंह ने गड्ढे को वापस मिट्टी से भर दिया तो विल्सन ने फटाफट उस मिट्टी के ऊपर बड़े बड़े कई गमले लाके रख दिए। फिर एक नजर इधर उधर देख विल्सन ने अपने पास खड़े शेर सिंह को वापस बंगले में चलने का इशारा किया। अंदर पहुंचते ही विल्सन ने शेर सिंह को कुछ नोट थमाते हुए कहा, तुम ये पैसे रखो और किसी से भी इस घटना का जिक्र मत करना। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि रोजलिन के साथ क्या और कैसे हुआ। मैं अभी के अभी यहां से दूर जा रहा हूं। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम यही कहना कि साहब अपने देश चले गए हैं। मेरे यहां से जाने के बाद इस बेडरूम में फैले खून को साफ कर तुम तुरंत यहां से अपने कॉटेज में जाकर सो जाना। घबराए शेर सिंह ने हामी भरी और चुपचाप बेडरूम की साफ सफाई करने लगा। विल्सन ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेट के एक बैग में भरा, बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहना और फिर बैग लिए वो बंगले से बाहर निकल गया। बंगले से कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ के विल्सन ने फिर सिगरेट सुलगाई और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से रवाना हो गया। विल्सन के दिमाग में अब कुछ घंटे पहले की यादें घूमने लगी। वो इमोशनल हो बुदबुदाया, ओह रोजी डियर, व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट? वाज माय लव नॉट इनफ फॉर यू? उसके दिमाग में वो हसीन यादें उभरने लगी जब वो और रोजलिन शिमला के इस खूबसूरत हिल स्टेशन में आए थे। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और शांत वातावरण पर मोहित होके ही विल्सन ने यहाँ रहने का फैसला किया और एक बहुत ही सुंदर लाल पत्थरों से बना बंगला बनवाया। उस शांत और एकांत बंगले में अपनी खूबसूरत वाइफ रोजलिन के साथ प्यार से रहते हुए विल्सन को लगता कि पूरी दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई और जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन तभी विल्सन की लाइफ में अचानक ही शैतान बनके रॉबर्ट चला आया। रॉबर्ट वैसे तो विल्सन का जूनियर था, लेकिन विल्सन उसे अपने काम के सिलसिले में 2-4 बार बंगले पर लेके आया था। विल्सन को पता ही नहीं चला कि जाने कब रॉबर्ट की गंदी नजरें रोजलिन की खूबसूरती पर गड़ गई। रॉबर्ट अब रोजलिन के पास आने और उससे बातें करने का मौका ढूंढता रहता और छोटी छोटी बातों पर कोई न कोई बहाना बना के विल्सन के साथ बंगले पर चला आता और देर तक रोजलिन से बातें करता बैठा रहता। विल्सन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रॉबर्ट के दिल में क्या ख्याल उभर रहे हैं। पहले पहले तो रॉबर्ट सिर्फ विल्सन के ही साथ उसके बंगले में आता था, लेकिन बाद में तो वो यूं ही अकेले ही कभी भी किसी बहाने से रोजलिन के पास आने लगा। रोजलिन बहुत खुशमिजाज और खुले दिल की लेडी थी, इसलिए उसे कभी ऐसा कोई शक नहीं हुआ रॉबर्ट पर और वो हमेशा रॉबर्ट से हंसते मुस्कुराते हुए बातें करती थी। धीरे धीरे रॉबर्ट की हिम्मत बहुत बढ़ गई। उसे लगने लगा कि रोजलिन भी उसे बहुत चाहती है। इसीलिए एक शाम जब विल्सन अपने सरकारी काम से हेड ऑफिस गया था तो मौका पाते ही रॉबर्ट एक बड़ा सा रोज बुके लेकर रोजलिन के पास आ पहुंचा। रॉबर्ट ने रोजलिन को बुके देते हुए बड़े प्यार से कहा, Even all these roses seem dull in comparison to you. Please take this bouquet and make them beautiful too. रोजलिन को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए रॉबर्ट के हाथ से वो बुके ले लिया। रोजलिन ने जैसे ही बुके लिया कि रॉबर्ट ने उसे तुरंत हक कर लिया। रॉबर्ट की इस हरकत से रोजलिन एकदम शॉक रह गई, लेकिन वो अभी रॉबर्ट को डांटती या उसे पीछे ढकेलती कि तभी बंगले के गेट से विल्सन अंदर चला आया। उसने अंदर आते ही देखा कि रॉबर्ट और रोजलिन एक दूसरे की बाहों में हैं। ऐसा शॉकिंग सीन देख के तो विल्सन के कदम वहीं के वहीं जम गए। उसे लगा कि रोजलिन उसे धोखा देकर रॉबर्ट से प्रेम कर रही है। विल्सन का गुस्से के मारे खून खौलने लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक प्लान बनाया और उसी समय तुरंत गेट से वापस बंगले के बाहर चला गया और बाहर जाके उसने जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया तो हॉर्न की आवाज सुनते ही रॉबर्ट ने तुरंत रोजलिन को अपने से अलग किया और जल्दी से एक तरफ जाके खड़ा हो गया। विल्सन वहां आया तो रॉबर्ट ने हड़बड़ाते हुए उसे गुड इवनिंग विश करते हुए धीरे से कहा, Actually, sir, I was just passing by, so विल्सन ने रॉबर्ट की बात बीच में ही काट के कहा, Okay, I am going to Bombay tonight and will return by tomorrow afternoon. रोजलिन तो इतना घबरा गई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उधर रॉबर्ट का दिल तो ये सुनते ही खुशी से झूम उठा, पर वो ऊपर से मायूस होने का नाटक करता हुआ बोला, it's not fair, sir. Rosaline ma'am gets very upset whenever you leave.
विल्सन ने मुस्कुरा के रोजलिन के गाल पर थपकी दी और जल्दी लौटने की बात कह के जल्दी ही अपना एक बैग लेकर बंगले से निकल गया। लेकिन वो बंगले से बाहर जाके पास ही बने एक पुराने से आउट हाउस में छिप के रात होने का इंतजार करने लगा। आधी रात होते ही विल्सन आउट हाउस से बाहर निकला और धीरे धीरे छिपते हुए वो बंगले के पीछे वाले दरवाजे से होकर अंदर जा पहुंचा। बंगले से बाहर निकलने से पहले दिन में ही विल्सन ने एक बड़ी खिड़की का दरवाजा इस तरह से खोल रखा था कि वो रात में बड़े आराम से उस खिड़की से होके बंगले में एंटर हो गया। दबे पांव चलते हुए जैसे ही विल्सन अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां अंदर का सीन देखकर एकदम शॉक रह गया। बेडरूम में अपने बेड पर लेटी खूबसूरत सी झीनी नाइटी पहने रोजलिन सोई हुई थी और उसके बिल्कुल करीब ही रॉबर्ट खड़ा हुआ था। दरअसल रॉबर्ट भी रात होते ही चोरी छिपे बंगले के अंदर घुस आया था, लेकिन विल्सन को यही लगा कि रोजलिन ने ही रॉबर्ट को यहाँ अपने बेडरूम में बुलाया है। अचानक ही रॉबर्ट ने नीचे झुक के रोजलिन को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन उसी समय विल्सन ने गुस्से से अपनी बंदूक निकाली और रॉबर्ट के ऊपर गोली दाग दी। रॉबर्ट चीखते हुए नीचे फर्श पर जा गिरा। विल्सन ने अब उसे पैर से ठोकर मारी और तेजी से रोजलिन की तरफ लपका। फिर उसे उसके बालों से पकड़ के घसीटते हुए उसे बेड से नीचे फर्श पर पटक दिया। रोजलिन रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन विल्सन को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया और रोजलिन के सीने में अपने बंदूक में बची हुई सारी गोलियां उतार के ही विल्सन के गुस्से से धधकते दिल को सुकून मिला। दूसरे दिन सुबह होते ही शेर सिंह ने अपनी कॉटेज में पड़ा सामान समेटा और फौरन वहां से अपने गांव की ओर रवाना हो गया। उसे मालूम था कि विल्सन और रॉबर्ट के बारे में पूछने के लिए अंग्रेज सैनिक और पुलिस जब यहां आएगी तो यहां की सारी घटना जान के वो शेर सिंह को ही कसूरवार मान के फांसी पर चढ़ा देगी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार में किसी भी जुर्म के लिए अंग्रेज को तो दोषी माना ही नहीं जाता था। बरसों बरस यूं ही गुजरते चले गए। अंग्रेज भारत छोड़ के अपने वतन लौट गए, लेकिन वो लाल पत्थरों से बना खूबसूरत बंगला अब भी उसी आन बान के साथ शिमला में खड़ा हुआ था। उसकी सुंदरता में जरा सा भी फर्क नहीं आया था, लेकिन उस इतने सुंदर बंगले के आसपास जाने से उस इलाके के लोग घबराते थे। रात में तो क्या, दिन के समय भी कोई उस बंगले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लोगों में उस बंगले को लेकर अजीब तरह का डर फैला हुआ था। कई लोग तो दावे से कहते थे कि उन्होंने रात ढलते ही उस बंगले के कंपाउंड में एक भूतनी को बाल बिखराए नाचते देखा है। एक दिन जब शिमला के एक लोकल ऑफिसर की नजर उस बंगले पर पड़ी तो उसने तुरंत गवर्नमेंट को लेटर लिख के इस खूबसूरत बंगले को सरकारी रेस्ट हाउस बनाने की बात लिख दी। उस बंगले का कोई वारिस तो था नहीं, इसीलिए जल्दी ही उस 6 रूम के बंगले को एक सुंदर से रेस्ट हाउस में बदल दिया गया। शिमला की नेचुरल ब्यूटी देखने आए टूरिस्ट जब वहां आते तो उस बंगले की सुंदरता देख उनका मन मोहित हो उठता। लेकिन जाने क्या बात थी कि आज तक वहां कोई भी टूरिस्ट रात को रुक नहीं पाया था। शाम ढलते ही टूरिस्ट वहां से भाग खड़े होते और किसी दूसरी होटल या रेस्ट हाउस में चले जाते। आखिर इन अफवाहों को सुन एक दिन वो ऑफिसर खुद इस रेस्ट हाउस में रहने चला आया, जिसने इस बंगले को रेस्ट हाउस बनाने की सिफारिश की थी। ऑफिसर ने वहां का कामकाज संभालने वाले असलम को बुला के खाने पीने के बारे में पूछताछ की तो असलम घबराई आवाज में बोला, आपको जो भी खाना पीना हो वो हम शाम होने से पहले ही बना के रख जाएंगे। शाम को हम यहाँ रुक के अपनी जान आफत में नहीं डालने वाले। ना साहब जी, हम नहीं रुकेंगे रात में यहाँ। हम तो कहते हैं कि आप भी यहाँ से शाम होते ही निकल जाइए। क्यों बेवजह उस भूतनी का शिकार बनना चाहते हैं आप? ऑफिसर ने असलम को फटकार लगाई और उसे अपने लिए स्नैक्स रेडी करके रूम में लाने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद असलम स्नैक्स और कॉफी लेकर रूम में आया और ट्रे वहीं टेबल पर रखते हुए बोला, ये आप खा पी लेना, मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। कल सुबह होने के बाद ही वापस आऊंगा। ऑफिसर ने नाश्ता किया और कॉफी पीकर बेड पर लेट अपना रेडियो ऑन करके गाने सुनने लगा। शाम के करीब 7 बजे थे, तभी अचानक ही ऑफिसर को अपने रूम के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। ऑफिसर गर्दन हिलाते हुए बोला, लो आ गया वो डरपोक असलम वापस। ऑफिसर बेड से उठ के दरवाजे के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला
एक दिल दहला देने वाली चीख उसके गले से निकली और वो बेहोश होकर दरवाजे पर ही गिर पड़ा। ऐसा क्या देख लिया था ऑफिसर ने? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।